ये उन दोनों की कहानी है। तो इसकी मासूमियत कितनी होगी, इसमें इमोशन कितना होगा, इसमें इंटरटेनमेंट कितना होगा, जब वो दोनों दादा पोता एक दोस्त हों, और दोस्तों के बीच में जब कोई दर्द आता है तो दर्द के बाद का रिश्ता कैसा होता है, यही है। हम बहुत विस्तृत तरीके से कहानी बता सकते नहीं हैं। तो सर से जानना चाहूँगा सर, अवधेश जी और आर्यन जी किस तरह से बोर्ड पे आए, उस बारे में कुछ बता सके, किस तरह से आपने? देखिए, जब मैंने ये कहानी सोची थी, एक्चुअली मेरे पोता है हनु और मेरी कहानी है इनडायरेक्टली। जब मैं पहली बार सोचा मेरे दिमाग में, तो पहली बार यही आया कि अवधेश मिश्रा ही करेगा इस पिक्चर को। मैं पहली बार जब विचार आया तो मैं इनके पास गया, तो ये भी एक्साइटेड हो गए और इनको लगा कहीं ये लाइव है, नज़दीक की कहानी है, लोगों को मज़ा आएगा करने में, और इनको भी बहुत मज़ा आया। और अवधेश जी के बारे में मैं क्या कहूँ, तो लोग कैमरा पर आएगा, क्वेश्चन किसी से भी आएगा। ओके ओके, साइलेंस में कोई बात नहीं करेगा। ठीक ठीक। भाई साहब ऊपर जो भी है प्लीज थोड़ी देर शांत रहिएगा। जी सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। कोई ये एक्चुअली बोलने में थोड़ी शर्माते हैं, थोड़ा सा करने में बड़ा इनका बिलीव है। और ये आए थे, ये अब मैं इनकी कहानी बता दूं। ये मेरे पास आए थे, ये सिनेमा लेकर के दादू आई लव यू जब इन्होंने अपनी कहानी सुनाई, कथानक सुना, इनके मन में उस समय विचार कुछ और था। मेरी बाबुल देखा था इन्होंने और इनको लगा था कि इस फिल्म को मैं लिखूं, मैं बनाऊं, डायरेक्ट करूं मतलब। लेकिन जो इनके सुनाने का तरीका था और जो इनका पुराना बैकग्राउंड है सिनेमा के प्रति, जो इनका खानदानी, जो इनके दादा, इनके चाचा, इनके फादर सब लेखनी विधि से जुड़े हुए हैं, और जो एक तरीका था कि मैंने बोला ये तरीका अगर इसका 50% पे उतार देंगे तो सिनेमा बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैंने बोला सर आप ही इसको डायरेक्ट करें और आप ही फुल फ्लेज लिखें, और इन्होंने किया और ये साबित किया और मुझे मजबूर किया कि मैं शायद इस सिनेमा के प्रति इतना सहज और सजग हो पाया। पूरे पोस्ट प्रोडक्शन से लेके हर जगह जो इनकी जो शिद्दतता है ना इस सिनेमा के प्रति बहुत ज़्यादा है। और मेरी जो सोच शुरू से रही है कि सिनेमा का एक अलग दिशा होना चाहिए, हर समय के बाद सिनेमा में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव नहीं होगा तो लोग हमें बदल के हटा देंगे। तो सिनेमा वक्त के साथ बदलता है, हम कलाकारों को, हम निर्देशक को, हम सिनेमा से जुड़े लोगों को बदलना चाहिए। हमारी फिल्म, भोजपुरी फिल्में जब से शुरू हुई है 3rd फेज में, तो 20 साल से मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ तकरीबन, लेकिन 20 साल में बदलाव की किरण तो दिखती ना है। हम सब बोलते हैं कि हम सिनेमा अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। सिनेमा अलग कोई कर ही नहीं सकता, सिनेमा सिनेमा ही होता है। हमारे बताने का तरीका इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि लोगों को लगे कि नहीं ये थोड़ा समथिंग डिफरेंट, ये कुछ है। तो मैं, जब वो मुझे फिल्में नहीं मिल रही थी, जब स्टार्टिंग दौर में कुछ फिल्में आई, जब खलनायकी में मेरी शिद्दतता थी, तो फिर जब से मैंने कैरेक्टर रोल का एक चोला ओढ़ा मेहंदी लगा के रखना के बाद, मुझे लगा कि बदलाव होना चाहिए। वो सिनेमा बदलते वक्त की बहुत सही निशानी थी मेहंदी लगा के रखना। तो उसके बाद फिर एक ही ढर्रे पे फिल्में होने लग गई। मैंने ही एक पहल की कोरोना के बाद की, जुगनू बनाया, बाबुल बनाया। उसमें जो तमाम हमारे समीक्षकगण ने जो उसको अपना प्रोत्साहन दिया, जो अपना ब्लेसिंग दिया, तमाम दर्शकों ने दिया, सभी लोगों ने, सिनेमा इंडस्ट्री ने बहुत बखूबी दिया। तो मुझे लगा कि इस तरह की फिल्म बनती रहनी चाहिए। लेकिन मैं उस तरह के प्रोफेशनल निर्देशकों में हूँ नहीं जो लगातार निर्देशन करे। मेरी प्राथमिकता और मेरी पूजा मेरा अभिनय है। सिनेमा ही मेरी पूजा है, लेकिन अभिनय उसका एक माध्यम है। तो मुझे लगा कि ऐसे निर्देशक आने चाहिए, ऐसे राइटर आने चाहिए, और ये मुझे मिले बहुत दिनों बाद कि, और इनमें मैंने सारी खूबियाँ देखी और मुझे लगा कि शायद मेरी सोच सही थी, तभी ऐसे लोग आ रहे हैं। और भी कई फिल्में बनी हैं जो मुझे लेकर के, जैसे मेरे पापा या इतनी सी खुशी, या और भी कई फिल्में हैं। लेकिन ये एक इतना मैंने पागल आदमी देखा है इनको इस सिनेमा के प्रति कि इतना पागलपन किसी में नहीं हो सकता है। सिनेमा ही खाना, सिनेमा ही सोना, सिनेमा ही पीना, सिनेमा के अलावा कोई बात ही ना करना। तो सिनेमा के प्रति इतना प्रेम जो मैं ढूंढता था, जो मेरे में झांकता था कि है कि नहीं, वो इनमें मुझे नजर आया। और मुझे लगा कि शायद मेरी सोच को अब एक मजबूती मिलेगी। और यकीनन दादू आई लव यू उन्होंने जो बनाया, जितनी शिद्दत से सोचा था उतनी ही शिद्दत से बनाया भी है। और आज उसका रिजल्ट देख करके मुझे प्राउड होता है कि मैं इस सिनेमा का अंग हूँ।
इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और थैंक्स टू मधुसूदन शर्मा जी। सर सिनेमा के लिए तो आप भी बहुत पागल हैं। हाँ, मैं मोदी से पागलों को ढूंढता हूँ। जब आपके विलन का किरदार किया तो बहुत शानदार किरदार हुआ। जब मैं बाबुल को देखता हूँ उसमें शानदार किरदार है सर, अलग एक किरदार आपने निभाया है। जुगनू में देखता हूँ सर, ये जुगनू और बाबुल की अगर मैं बात करूँ तो ये किरदार कितना अलग होगा। यूटर्न लेके आपकी पूरी जो करेक्टर है पूरा यूटर्न लेकर गाड़ी घूम गई है। एक विलियन से सीधा आप करेक्टर रोल पे आ गए हैं, उसके बारे में बात करें। हाँ, कैरेक्टर ही होता है, चाहे हीरो का भी हो, विलियन का जो कैरेक्टर। है लुक वो है, विलन भी एक किरदार ही है। हाँ, तो आप- और ये भी एक किरदार है। और बाबुल और जुगनू से मैं इसको ऊपर का दर्जा दूंगा इस फिल्म को, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस फिल्म की विशेषता के बारे में। इसमें बहुत सारे रत्न है जड़े हुए। सबसे महत्वपूर्ण जो रत्न है हमारे बगल में है। ये एक ऐसा अभिनेता मेरी जिंदगी में टकराया है मुझसे, जिससे मैं भी कभी कभी घबराता था। अमूमन लोग मेरे से घबराते हैं, तो मुझे ये एक ऐसा अद्भुत प्रतिभाशाली एक बच्चा इस कम उम्र में अभिनय के प्रति इस कदर की सहजता। मुझे अब लोग बोलते हैं कि मैं अफोर्डलेस एक्टिंग पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ये सत्य भी है कि जिस अभिनय में लगे कि मुझे कुछ करना पड़ रहा है वो फिर कुछ तो गलत है। तो सहजता को मैं ज़्यादा ग्रहण करता हूँ, और ये हमसे ज़्यादा सहज लड़का। और हम दोनों जो मिल गए, केमिस्ट्री बन गई। मैं डरता था कि पता नहीं कैसा परफॉर्मर होगा। एक बार पहले मिला था, जब सेट पे मिला, तो आज अगर इसमें मेरे किरदार में कुछ बेहतरी हुई है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका है। हमारे तमाम सपोर्टिंग एक्टर्स जो अनीता रावत जी हैं, जो मेरे बगल में बैठी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार में, और इन्होंने भी शायद इसके पहले इस तरह का किरदार नहीं किया है। इस फिल्म में जो अनीता जी का किरदार दिखेगा, महेश आचार्य जो अभी तक एक अलग तरीके का कॉमेडी का फील लेकर के चलता था, इसमें वो महेश है ही नहीं जो आज तक किसी फिल्म में, जितना मैं महेश आचार्य को जानता हूँ, अभी आया नहीं है अभी तक। तो वो महेश आचार्य वो नहीं है जो इस सिनेमा में है। हमारे को एक्टर है इसमें मिंटू भाई, जो अजय सिन्हा जी उनको सब कहते हैं, वो एक नेगेटिव शेड लेकर के एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें आपको दिखेंगे। हर कलाकार, और हमारे बाजू में जो हमारे निर्देशक बैठे हुए हैं, ये भी इसमें छोटा सा एक रोल अदा किए, घबराते घबराते किए हैं। कलाकारों की बात से अगर अलग जाओ इस सिनेमा के, लेखनी, चूंकि लेखक यही हैं, निर्देशक की बात तो वो निर्देशक यही हैं, निर्माता तो वो भी यही हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें भाग है जो है संगीत, और उस संगीत को सजाया है अमन श्लोक जी ने। और मैं शायद पहली बार उनको जान पाया कि उनके अंदर इतना डेप्थ है, इतना सोचते हैं, और लेखनी से लेकर के, म्यूजिक से लेकर के, गायकी से लेकर के, और एक संपूर्ण पैकेज जो संगीत का होता है, अब तक मेहनत कर रहे हैं। बैकग्राउंड में भी ये मेहनत कर रहे हैं, और सब नमूने, सब हीरे लोग हैं इसमें, जो भी टेक्निकल लोग हैं। कैमरामैन हमारे जग्गी पाजी थे जो बाबुल के कैमरामैन हैं। इसमें एडिटर हैं वो संतोष हाड़ाउड़े, वो थोड़ा नाम लेने में थोड़ा अजीब सा लगता है। हमारे जो बैकग्राउंड में हैं उसमें सुरती साहब है, असलम सुरती साहब, सब लोग तराशे हुए लग रहे हैं मुझे। एक होता है ना कि कभी सब हुनरमंद लोग एक साथ मिल जाते हैं तो चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। कहावत भी है पुरानी की, राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए, तो ये वही है हाल अभी। ये तो मुझे लग रहा है जितनी मेरी सोच परिपक्व जो भी ऊपर वाले ने आप लोगों ने बनाई है, उस परिपक्वता के नाते बोल रहा हूँ कि मुझे ये फिल्म अब तक की बेहतरीन फिल्मों में लग रही है। अब बाकी देखने वाले दर्शकों की आंखें, उनका मन जो गवाही दे। आर्यन बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहा है और सोच रहा है कि मेरी बारी कब आएगी और मैं कब बोलूंगा। बोलो आर्यन, कितना एक्साइटेड हो, कितने एक्साइटेड? सबसे पहले जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी को पाँव छू के प्रणाम करता हूँ। और हमारे फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर प्लस राइटर मधुसूदन सर हैं, भोजपुरी के लेजेंड एक्टर जिन्हें कहा जाता है, हमारे अवधेश सर हैं, अनीता रावत मैम है, महेश सर अभी आए नहीं है, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हमारे अमन श्लोक सर, मिंटू अंकल हैं। काफ़ी अच्छी हम लोग की फिल्म है जिसका नाम है दादू आई लव यू। उसमें दोनों दादा पोते हम दोनों हैं, और काफ़ी अच्छी फिल्म है। ये मेरी दादी बनी है, और काफ़ी जल्दी मूवी आप सभी के बीच में आने वाली है, और ये काफ़ी प्यारी मूवी है। हमारे प्यारो संजय अंकल जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा इस फिल्म में मुझे काम करके। हमारे मधुसूदन सर ने भी रोल किया है,
काफी अच्छा वाला। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि सच में सिनेमा की प्रोत्साहन होनी चाहिए जो बेहतरीन है, Yes. जो वक्त के साथ बदलते बदलाव के साथ बदला हुआ सिनेमा है, और वैसे लोगों को भी आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। मधुसूदन शर्मा जैसे लोगों को जो इस तरह की सिनेमा की सोच रखते हैं, जो मराठी इंडस्ट्री में ज़्यादा इनकी अपनी अभी तक व्यस्तता रही है। अब मराठी इंडस्ट्री कितनी शिद्दत से सिनेमा के बारे में सोचती है, इनका जुड़ाव वैसी फिल्मों से रहा है, स्वास्थ्य जैसी फिल्मों से रहा है, जिसमें इन्होंने ऐसे ऐसे अहम पार्ट निभाए हैं जिसका मैं अभी क्या नाम लूँ तो यही बताएंगे। लेकिन स्वास्थ्य जैसी फिल्मों से जिनका इतना लगाव रहा है, पैसे से लेकर के अपना क्रिएशन से लेकर के फिजिकल लेवल से लेकर के हर चीज इन्होंने स्वास्थ्य में किया है, उस तरह की सोच लेकर के भोजपुरी में आए हैं। ये यकीनन हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़े सम्मान और बहुत बड़े प्राउड की बात है। तो ऐसे लोगों को आप लोग को चाहिए, क्योंकि मीडिया के ऊपर हम जो करते हैं मीडिया ही उसको सामने एक विस्तृत तरीके से पेश करती है। तो मीडिया वालों से आग्रह है कि आप ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे ताकि इनकी सोच में और भी परिपक्वता आए, इनके कदम कहीं थके नहीं, रुके नहीं। ऐसे लोग चलते रहने चाहिए, ऐसे लोग आते रहने चाहिए, ऐसे लोगों को फिल्म बनाने का अधिकार सचमुच है और यकीनन इन्हें करना भी चाहिए। इनको भी यही कहूँ। आर्यन कैसी केमिस्ट्री रही अवधेश जी की और आपकी? बाइक पे देख रहे काफी एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, आप दोनों कैसी केमिस्ट्री है? हालांकि वो बोलने तो देते नहीं होंगे आपको। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बोलने नहीं देता था भाई किसी को, जब ये शुरू हो जाए तो सब चुप हो जाता था। आपके कैरेक्टर के बारे में आपसे ज्यादा इन्होंने बता दिया है। आर्यन मेरे बारे में आर्यन कैसी केमिस्ट्री रही अवधेश जी की और आपकी पर्दे पर? सुपर। आप लोग देखिएगा जब फिल्म आएगी, काफी अच्छी केमिस्ट्री रही है और काफी मजा आया इस फिल्म में काम करके, और हम दोनों ने तो खूब मस्तियाँ की। पर्दे पे भी ये मुझे ही डराता था, मुझसे कभी डरा नहीं है, ये मुझे डराता, डांटते रहता है, पूरी फिल्म में डांटते रहता है, और जब ये खामोश होता है तो फिर बहुत लाइव पिक्चर है ये इन्होंने जो किया है अवधेश अभी जी ने। हम लोग और का अवधेश जी तो जादू है, अब इनके लिए तो बोलना बेवकूफी है। बहुत बहुत शानदार रोल किया है और एफर्टलेस, ऐसा लग ही नहीं रहा कि शूटिंग हो रही है, ऐसा लग रहा मस्ती हो रही है। और मानिए इस बात को, आपको सबको इस पिक्चर को हम लोग दिखाएंगे आपको 25 से 30 तारीख के बीच, 30 तारीख के आसपास, और आप देखिए और जेन्युइनली तारीफ करिए। डायरेक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे दादू आई लव यू जो स्टोरी क्या है मधुसूदन? नहीं, स्टोरी नहीं, वो देखने के बाद बहुत चतुर ये दोनों ऑन बोर्ड कैसे आए, अवधेश जी और आर्यन बाबू? देखिए, जब हमने दादू आई लव यू की कहानी कॉन्सेप्ट लिया तो मेरे दिमाग में दूसरा कोई नहीं था, अवधेश जी थे। मैं इनके पास गया, सच बात बोल रहा हूँ, इनके पास गया अवधेश जी, इनको मजा आया सुन के। फिर हम लोग सेकंड मीटिंग किए तो बोले पहले इसको लिख डालो। फिर मैं बोला सर ये आप ही करिए डायरेक्ट और आप ही लिखिए, हम लोग पीछे रहेंगे। बोले नहीं, जिस तरीके से आप नरेट कर रहे हो उसी तरीके से बनाइए, हम आपके साथ। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कहानी है इसमें गाने किस प्रकार के होंगे, जो दादू आई लव यू है किस प्रकार के गाने होंगे और कहाँ कहाँ शूट हुई है? टोटल गाने, स्क्रीन प्ले के गाने, कहीं से डाले हुए गाने नहीं, इस कहानी के साथ वो गाने चल रहे हैं। ये पक्की बात है, इसमें कोई किंतु परंतु कार्यक्रम नहीं है। एक कहीं अचानक आके गाना नहीं गा रहा है, स्क्रीन प्ले चल रहा है, साथ गाना चल रहा है, स्क्रीन प्ले चल रहा है, गाना चल रहा है, स्क्रीन प्ले, जब स्क्रीन प्ले रोने लगा तो गाना रोने लगा, ये इसकी कहानी है। अनीता जी, काफी देर से आपका नंबर है, क्या कहना चाहूँ, देख रहे थे, किस तरह का किरदार है आपका? मेरा किरदार बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे इसके साथ बच्चा बनना होता है वहाँ पे बच्चा बन जाती हूँ, जहाँ इसके साथ इसकी दादी बनना होता है वहाँ दादी बन जाती हूँ, जहाँ दादू की दादी बनना होता है वहाँ पे भी इसकी दादी बन जाती हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है और मुझे ऐसा लगता है कि दादा पोता जो एक हर घर में एक बच्चा जितना दादा अपने दादा से प्रेम करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि डर वाली कोई बात नहीं है, या रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली हर घर में एक दादा अपने पोता को और पोता अपने दादा को देता ही देता है, लेकिन यहाँ एक दोस्ती है, एक भाई जैसी दोस्ती हो गई, और हंसने खेलने वाली, रोने वाली, छेड़ने वाली, डांटने वाली, वो सारी मस्तियाँ हैं। तो काफ़ी लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे उस चीज़ को, और मैंने भी ये अब मैं पूरा नहीं बता सकती क्योंकि फिल्म ही ऐसी है, अगर उसे खोल दूंगी तो फिर वो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। आर्यन पूरी टीम पे भारी है, क्या कहना चाहेंगे? 100% भारी, ऑब्वियसली ये भारी है। इंटरवल के पहले दादा ये है, पोता मैं हूँ। इंटरवल के बाद दादा मैं होता हूँ, पोता ये रहता है। यही अंतर है कि इंटरवल के पहले मेरा पोता मेरा दादा है,
मधुसूदन जी, आपने इनको सिखाया कि आपको बदले में बताते सच थे? बताऊं मैं आपको, हाँ। यहाँ किसी को कोई सिखाया नहीं गया, सबको सीन बताते अपने आप शूट हो रहा था। नहीं और दादा को ये बच्चा दारू पिला रहा है और उसके सब पोल निकाल रहा है, ये भी एक कमाल है। मतलब एक एक चीजें इसमें ना, ऐसा नहीं लगेगा अरे सिनेमा चल रहा है वहां से मार लिया, यहाँ से एक सीन उड़ा लिया, वहां से बिल्कुल नहीं, जीरो। और मैं आप लोगों को पवित्र नाते से बोल रहा हूँ, आप बताइए कि एक सीन यहाँ से मारा हुआ है, एक सिंगल सीन, एक सिंगल शॉट। मधु सर ने पूरा अपने पोते को कॉपी किया हुआ है इसके अंदर। अच्छा ये बोलता है इनको, दादी को, तेरी आइटम आई रही उससे पैसा लेके आया। अभी डायलॉग भी होता है। ये समझिए करके पूरा सस्पेंस खोल देंगे, इसलिए नहीं, इनसे नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं। डायरेक्टर साहब ये जानना चाहेंगे, थिएटर तक जो है पब्लिक नहीं जा रही है, आपकी क्या प्लान है, किस तरह भाई मैं बोलता हूँ अच्छी सिनेमा बने, ओटीवी पे चले, टीवी पे चले, अपने आप लोग थिएटर में आ जाएंगे। अच्छा थिएटर तक जाए, हम वैसा क्या सिनेमा बना रहे जो थिएटर तक जाए, बताइए। आप बताइए, चलिए। आप जिन फिल्मों को प्रमोट करते हैं, आप लोग जिनकी तारीफ करते हैं, जो फिल्में थिएटर में लगने के पहले ही सुपरहिट हो जाती है, तो वैसा थिएटर में जाना कहते हैं, या जेन्युइनली दर्शक चाहे कि अब सिनेमा थिएटर में आए, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो दर्शक मर चुके हैं, दर्शक श्रोता में परिवर्तित हो चुके हैं, तो उन श्रोता को पुनः दर्शक बनने दीजिए। अपने आप वही बोलेंगे कि सिनेमा हॉल में उन्हीं का डिमांड आएगा कि अब सिनेमा लगना चाहिए, सिनेमा इस दिशा में बदल गई है, तो सिनेमा हॉल में सिनेमा लगने वाला है। अभी हम भी कह दें कि ये फिल्म हमने 200 थिएटर में लग दिया और लगने के पहले सुपरहिट है, तो ये मतलब नहीं है। सब बेमानी बातें हैं और सत्यता से परे है। सत्यता से परे मत रहिए, डीप जाइए, पता चलेगा। बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज की डेट में पूरी इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री भी अब डाउनफॉल पे जा रही है, लेकिन जितनी रीजनल इंडस्ट्री है सब कहां से कहां मकाम बना रही है, सिवाय भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के। इसके पीछे यही सबसे बड़ी वजह है कि वक्त के साथ हर सिनेमा बदला है, भोजपुरी नहीं बदला है। भोजपुरी आज भी चोली घाघरा के ऊपर पहुंच ही नहीं पाता है। कुछ लोग अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे कंटेंट को लेकर के यहाँ पे चाहते हैं कि करें, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, न दर्शक दे पाते हैं, क्योंकि दर्शक अभी दर्शक बन नहीं पा रहे हैं। दर्शक सो गए हैं और वो श्रोता में परिवर्तित हो गए। उनकी नींद खुलेगी, पुनः दर्शक बनेंगे। बाकी जो दर्शक बचे खुचे हैं वो अभी टेलीविजन पे हैं, मोबाइल पे हैं, और वो उन फिल्मों को वो प्रोत्साहन देते हैं। यकीनन जो कि दर्शक अभी मर ही नहीं सकता है, सोए हुए हैं, अभी गाने में उलझे हुए हैं। हमारे बाजू में एक अद्भुत अभिनेता है, लेकिन ये सिंगर है, मुझे डर लगता है इससे भी, ये भी पता नहीं उसी रंग में न रंग जाए कल को। 220 करोड़ की बजट, 20 करोड़ का बिजनेस करके 200 करोड़ बताया जाता है बॉलीवुड पे। मतलब क्रिटिक पूरी कहानी है, क्या कहना चाहिए? जो भोजपुरी है वो एक एक रियल व्यू होते हैं, रियल जितने सिनेमा में उतने ही बताते होता है, तो इंडस्ट्री बंद हो जानी चाहिए थी, नहीं बंद हुई, इसका मतलब आप झूठे हैं, फिल्म सच्ची है। आज जो 1200 करोड़ का बिजनेस किया है RRR ने, तो वो बातें झूठी कैसे हो सकती हैं? सबकी नहीं कहते, मतलब मोस्टली फिल्में जो है 20-50 करोड़ का बिजनेस के 200 करोड़ बताया जाता है। पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ भी फिल्में थिएटर में लगती नहीं है, सुपरहिट हो जाती है। हाँ। तो ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं। तो भोजपुरी डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल सिंपल रहते हैं, जितना व्यू आया नहीं, डाउन टू अर्थ यहाँ की मांग है, हम डाउन टू अर्थ है नहीं। हम अपने कल्चर से बहुत परे हैं, कल्चर में समाएंगे। कुछ लोगों ने कोशिश की है और कुछ लोग कर भी रहे हैं और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते संख्या बढ़ती चली जाएगी, चीजें आ जाएंगी। अभी धीरे धीरे हमारे हीरोज भी हैं, वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्मों की तरफ पूरी तरह से ध्यान देना शुरू कर रहे हैं, और जब वो भी पूरी तरह समाहित हो जाएंगे और यहाँ पे व्यक्ति की विशेषता से ज्यादा व्यक्ति विशेष से ज्यादा उसकी विशेषता को महत्व देने जाना लगेगा, सिनेमा इंडस्ट्री अपने आप आ जाएगी। और जबरदस्ती थिएटर का रोना हम क्यों रोए? थिएटर को खुद ही हम लोगों ने त्यागा है। नहीं तो हम वो उस जमाने को अगर याद करें जब दिनेश जी की फिल्में थिएटर में लगती थी, या उस जमाने किसी की फिल्म, मनोज जी, दिनेश जी, शुरुआती दौर के बाद जब मैं आया था, तो हम लोग प्रमोशन पे जाते थे तो केवल नरमुंड नजर, इतने केवल सर नजर आते थे, आदमी तो नजर ही नहीं आता था कि कितने हजार लोग हैं। और वो पागलपन पता नहीं, अब तो ड्रीम रह गया, हमारी जिंदगी में आए भी ना आए। वो पागलपन आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस समय सिनेमा के प्रति लोगों की भूख थी, और उस भूख को धीरे धीरे मैं खुल के बोलना चाहूंगा कि एल्बम ने, भोजपुरी के एल्बम ने, सिनेमा के गानों की बात नहीं कर रहा हूं, सिनेमा के गाने में अधिक से अधिक आइटम सॉन्ग होता है, उसमें उतनी वल्गैरिटी ना होती है, लेकिन भोजपुरी एल्बम ने अपनी ऐसी
छवि बना दी है, लोगों के दिल से हट करके उसके कान में घुस गए हैं, लोगों की आंख को बंद करके उसके कान में घुस गए हैं कि अब वो दिन आना मुझे तो नामुमकिन लग रहा है। ईश्वर चाहे तो ले आए, या हमारे चंद वो सरताज जो इस इंडस्ट्री के, वही चाहे तो आ सकता है।